शमशेर बहादुर सिंह ऊषा। इस कविता पाठ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज़ और वन वर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम पर्पज़ से यूज़फुल रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1920, 13 जनवरी 1911, 15 जनवरी 1921, 15 जनवरी 1911। तो 13 जनवरी 1911 को उनका जन्म हुआ। और लेखक से संबंधित, कवि से संबंधित जीवन परिचय ऑलरेडी अपलोडेड है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। उसको ज़रूर समझें जिससे कि आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो लेखक या कवि हैं उनकी जो जानकारी है वो आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? देहरादून उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरिद्वार। तो उनका जन्म देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ? सन 1993, 1994, 1983, 1920। तो शमशेर बहादुर सिंह का निधन सन 1993 में हुआ। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कहाँ हुआ? अहमदाबाद, दिल्ली, पंजाब या फिर लाहौर। तो उनका निधन जो है वो अहमदाबाद में हुआ। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। कुछ और कविताएं के रचयिता कौन है? कुछ और कविता जो है, कुछ और कविताएं, ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध। तो कुछ और कविताएं जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की ही रचना है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। उर्दू हिंदी कोश, कोश यानी डिक्शनरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? रघुवीर सहाय, अज्ञेय, आलोक धनवा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो इस कोश का संपादन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी ने ही किया है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह अपने को किसका दोआब मानते हैं? दो आब यानी दो भाषा, उर्दू व हिंदी का, खड़ी बोली व भोजपुरी का, अंग्रेजी व हिंदी कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह अपने आप को किसका दोआब मानते हैं? वो अपने आप को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते हैं। प्रश्न नंबर 8, विचारों के स्तर पर शमशेर बहादुर सिंह को कैसा कवि माना जाता है? विचारों के स्तर पर पूछा जा रहा है कि उस विचार के स्तर पर जो है शमशेर बहादुर सिंह को हम कैसा कवि मान सकते हैं? विचारशील, प्रगतिशील या साहित्यिक या फिर कोई भी नहीं। तो विचारों के आधार पर जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं वो एक प्रगतिशील कवि हैं। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। शिल्प के स्तर पर, शिल्प यानी रचना करने का तरीका, रचना, आप कुछ भी लेख लिख रहे हैं, आप कितने बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके अंदर जो भाषा से संबंधित कौशल है, स्किल है, वो कितनी मजबूत है। तो शिल्प के स्तर पर शमशेर बहादुर सिंह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? प्रयोगधर्मी, प्रगतिधर्मी, काव्य शास्त्री या फिर धार्मिक। तो वो प्रयोग धर्मी माने जाते हैं। वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं, अपने शिल्प के तौर पर नए नए प्रयोगों के माध्यम से एक नयापन लेकर आते रहते हैं, विचारों के साथ भी और शिल्प के साथ भी। प्रश्न नंबर 10, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता जो उषा है उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया? मनोवैज्ञानिक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक या फिर संबोधन। तो चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया। चित्रात्मक शैली का मतलब ऐसी कविता रचना जिससे आपके सामने चित्र उभर आए। वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन प्रस्तुत हो। मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकल वे लेकर चलती हो। संबोधन, जो किसी को संबोधित करते हुए लिखी जा रही हो। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। उषा कविता में किस काल की प्रकृति का चित्रण किया गया है? कौन से काल की प्रकृति का चित्रण किया गया है? संध्या से पूर्व, सूर्योदय से ठीक पहले, सूर्योदय के बाद और दोपहर का। उषा नाम है कविता का। उषा नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कविता कौन से समय की होगी, कौन से काल की होगी। तो ये सूर्योदय से ठीक पहले की समय की काल की कविता है। प्रश्न नंबर 12, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है हमारे पास? ये है उपमा अलंकार। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, जैसे का इस्तेमाल हो गया, उपमा अलंकार हो गया हमारा यहाँ पर।
और अलंकारों से संबंधित जितने भी यहाँ पर आप अलंकार देख रहे हैं और इसके अलावा भी आपको सारे जो MCQs जो हैं वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आप उसे सर्च करें, प्लेलिस्ट देखें, सब जगह आपको मिल जाएगा। आपको इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी मिलेंगे जिससे कि आप ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो आप अलंकारों को समझना चाहते हैं क्योंकि अलंकार आपके अनसीन पैसेजेस वगैरह में पूछ ही लिए जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का होना ही चाहिए। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके पास अलंकारों के 6 क्लास के बाद से आपके पास क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए आप इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। प्रातःकालीन नभ की तुलना किससे की गई है? प्रातःकालीन नभ की तुलना किससे की गई है? शंख से, लता से, नीले रंग से या फिर सुबह से। तो इनकी तुलना जो है वो शंख से की गई है। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। कवि ने राख से लीपा हुआ चौका किसे कहा है? तो राख से लीपा हुआ चौका किसे कहा है? भोर के नभ को, शाम को, चौके को, अग्नि को। तो उन्होंने ये सारे उदाहरण किसके लिए दिए? हमने उषा कविता जब पढ़ी है तो उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने आसमान का भोग के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो राख से लीपा हुआ चौका जो है उन्होंने वहाँ पर भोर के नभ के लिए किया है। प्रश्न नंबर 15। उषा का जादू किसके उदय होने पर टूटता है? चंद्रमा, सूर्य, कवि, भोर का तारा। ऑब्वियस सी बात है, उषा का जादू जो है वो सूर्य के उदय होने पर ही टूटता है। प्रश्न नंबर 16 लेते हैं। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? नीली, लाल, पीली या फिर सफ़ेद। किस रंग की खड़िया चाक का इस्तेमाल करना है? यहाँ पर ये जो खड़िया चाक का इस्तेमाल करने के लिए की बात की गई है, खड़िया चाक और स्लेट की बात की गई है। स्लेट किस रंग का होता है? स्लेटी कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और खड़िया चाक लाल बताई है यहाँ पर कवि ने। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आसमान जो कि स्लेटी और ब्लैक कलर में, ब्लैक तो काले बादल होते हैं तब होता है, वरना जो बादल है स्लेटी कलर में दिख रहे हैं, उस पर जब उषा काल में फिर धीरे धीरे जब सूरज उदय होने लगता है तो उषा काल की वो जो रोशनी है उसके बाद जब सूर्य उदय होने की रोशनी धीरे धीरे लालिमा फैलती है तो वो लाल खड़िया चाक की तरह है, जैसे कि वो स्लेट पर चली हुई लाल खड़िया चाक है। तो लाल रंग को दिखाने के लिए उन्होंने लाल खड़िया का इस्तेमाल किया है और स्लेट को उन्होंने बादल की तरह इस्तेमाल किया है। तो उदाहरण जो है लाल खड़िया के लिए ही होगा। तो इसलिए कोई और रंग नहीं, सिर्फ लाल कलर जो है वो लाल खड़िया चाक का इस्तेमाल हुआ है। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं हम। उषा दिन का कौन सा समय है? रात्रि, संध्या, मध्याह्न या फिर प्रभात। तो उषा काल जो है वो कब का समय होता है? प्रभात का। प्रश्न नंबर 18। कविता में चौका किससे लीपा होने की बात कही गई है? राख से, मिट्टी से, गोबर से या फिर लाल खड़िया। लाल खड़िया से तो स्लेट पर लिखते हैं, गोबर से बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर कविता में यहाँ पर जिससे लीपने की बात हो रही है वो है राख से, और राख से ही लीपा भी जाता है। प्रश्न नंबर 19। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसके समान दिखाई देता है? नीले आकाश में उदय होता हुआ जो सूर्य है वो किसकी तरह दिख रहा है? गौरवर्णीय सुंदरी के समान, शंख जैसा, झील के समान या फिर सिंदूर जैसा। तो किसके जैसा दिख रहा है? गौरवर्णीय सुंदरी के समान। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं। उषा कविता में क्या लिपा हुआ बताया गया? आकाश, चौका, चंद्र या फिर काली सिल। तो जो लिपा हुआ होता है वो क्या होता है? वो होता है चौका। प्रश्न नंबर 21। उषा कविता में कहाँ की सुबह का वर्णन किया गया है? शहर, महानगर, गांव या फिर नगर। तो जिसका वर्णन है वो है गांव। प्रश्न नंबर 22। लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने स्लेट पर। पंक्ति में स्लेट क्या है? तारे, धरती, सूर्य या फिर आकाश। अब इस प्रश्न को हमने पिछले एक प्रश्न में समझने की कोशिश की कि लाल खड़िया यहाँ पे किसका संकेत है और स्लेट किसका संकेत है। प्रश्न यही पूछ रहा है स्लेट जो है यहाँ पर किसके रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। तो स्लेट जो है वो यहाँ पर आकाश का है रूप। प्रश्न नंबर 23। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा है? काला, नीला, सुनहरा या फिर लाल। तो आकाश का रंग कैसा है? वो है नीला। प्रश्न नंबर 24 लेते हैं। लाल केसर सी धुली काली सिल किसे कहा गया है? पृथ्वी, तारे, सूर्य या फिर आकाश। तो लाल केसर सी धुली काली सिल किसको कहा जाएगा यहाँ पर कविता में? वो आकाश को। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। सूर्य उदय से पूर्व किसका जादू होता है? सूर्य का। अब सूर्य उदय होने से पहले की बात हो रही है,
कि उससे पहले सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, उससे पहले का जो समय है उसमें किसका जादू चलता है? सूर्य का? बिल्कुल नहीं, जब सूर्य उदय ही नहीं हुआ तो उसमें कैसे जादू चल सकता है? अंधेरे का? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा का? नहीं। उषा का यहाँ पर जादू चलता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 26, राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त कर रहा है? पवित्रता, ताजगी, विशालता, गंभीरता। इन प्रश्नों को जब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उषा कविता से संबंधित जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये प्रश्न पूछता है कि राख से लिपा हुआ चौका जो है, क्योंकि जितने भी उदाहरण दिए हैं वो किसी न किसी के प्रतीक बने हुए हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण डिस्कस कर लेंगे, बाकी के रह जाएंगे, इस वजह से वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने जरूरी हैं। राख से लिपा हुआ चौका जो है किस भाव को व्यक्त कर रहा है? पवित्रता, ताजगी, विशालता या फिर गंभीरता? तो वो पवित्रता को राख से। अब लीपने का क्या मतलब है? गंदगी हटाकर साफ सफाई की जाए, तो साफ सफाई क्या है? पवित्रता का सूचक होती है, तो इसलिए पवित्रता का को व्यक्त कर रही है। प्रश्न नंबर 27, कवि के अनुसार नीला शंख जैसा क्या दिखाई दे रहा है? कवि के अनुसार नीले शंख जैसा क्या है? प्रातः का नभ, भोर का नभ, सुबह या फिर उषा? तो प्रातः का नभ जो है वो नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 28 लेते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? इसको भी, इस प्रश्न को हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें हमने देखा ये उपमा अलंकार है। अगेन आपको बता दिया जाएगा कि आपको चैनल पे शॉर्ट्स और अलंकार के MCQs मिल जाएंगे वीडियोस, जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, उषा कविता में बहुत काली सिल किससे धुलने की बात कही गई है? तो बहुत काली सिल जो है वो लाल केसर से धुलने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 30, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 31 लेते हैं। लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करता है? लाल खड़िया चाक जो है वो क्या, किसके बारे में बता रहा है? क्या बताता है? इसके माध्यम से क्या बताया जा रहा है? तो इसके माध्यम से, लाल खड़िया चाक के माध्यम से सूर्योदय से जो पूर्व की लालिमा है, से पूर्व की लालिमा, लालिमा यानी जो लाल रंग, हल्का हल्का लाल रंग छिटक रहा है, आसमान में देखने को मिल रहा है, उसको लाल खड़िया से यहाँ पे प्रतीक बनाते हुए दिखाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 32 लेते हैं। बहुत काली सिल से क्या अभिप्राय है? काली सिल जो है वो रात की कालिमा, जितनी काली सिल उतना ही रात की कालिमा का वर्णन, यानी कि इसको रात के से जोड़ते हुए इसको उदाहरण बनाया गया है। प्रश्न नंबर 33, राख से लिपा हुआ गीला चौका पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? राख से लिपा हुआ चौका लेकिन गीला चौका पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? वो है वातावरण की नमी। आप सभी ने देखा होगा वातावरण में सुबह सुबह नमी किस तरीके से, आप देखेंगे घास पर चलते हुए आपको ओस दिखेगी, तो ये सब नमी जो प्रकृति में वास्तविक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, जो देखने को मिलता है, कवि ने उस सब चीज़ों को उदाहरण के रूप में और बहुत ही नेचुरल वे में यहाँ पर बताने की कोशिश की है। प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, हर एक प्रक्रिया को उन्होंने बहुत ही बारीकी से यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, जिसको हर एक चीज़ का वर्णन किया है उन्होंने। प्रश्न नंबर 34, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को अन्य कौन सा सम्मान दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब, कहाँ, कैसे, किस कविता के लिए उन्हें मिला, ये हमने पिछले प्रश्नों में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को जो है कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इसके अतिरिक्त उन्हें कबीर सम्मान भी मिला है। उर्दू हिंदी कोश के जो संपादक हैं वो कौन है? वो हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रश्न नंबर 36, कविता शिल्प संबंधी दृष्टि से शमशेर बहादुर सिंह कैसे कवि हैं? शिल्प के दृष्टि से कैसे कवि हैं वो? तो वो कैसे कवि हैं यहाँ पर? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। प्रश्न नंबर 37, उषा कविता में प्रकृति में होने वाला जो परिवर्तन है किस रूप में व्यक्त हुआ है? तो इस कविता में जो प्रकृति में होने वाला परिवर्तन है वो मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है।
प्रश्न नंबर 38, उषा कविता में किस समय चित्र का वर्णन है? किस समय का के चित्र का वर्णन हुआ है? कौन से समय का चित्र जो है यहाँ पर दिखाया गया है? तो सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल के परिवर्तित प्रकृति का यहाँ पर शब्द चित्र है। सूर्योदय से पहले पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 39 लेते हैं। उषा कविता कहाँ का गतिशील शब्द समय है? तो कहाँ का गतिशील शब्द समय है? उषा कविता जो है गांव की सुबह, ये गांव की सुबह का गतिशील शब्द समय है। प्रश्न नंबर 40, राख, चौका, सिल, खड़िया आदि जो उपमान है हमें किस स्थान के परिवेश को बताते हैं? ये कहाँ के परिवेश को बताते हैं हमें? तो ये हमें गांव के परिवेश की जानकारी देते हैं। प्रश्न नंबर 41, काव्यांश के आधार पर प्रश्नों का हमें संक्षिप्त उत्तर देना है। प्रातः नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। काव्यांश के जो कवि हैं और कविता का नाम है उषा, कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। प्रातःकालीन नभ कैसा है? शंख जैसा नीला। चौका किससे लिपा गया है? चौका किससे लिपा गया है? वो राख से लिपा गया है। चौका भी कैसा है? वो गीला है। काव्यांश में किसका चित्रण है? भोर के नभ का। प्रश्न नंबर 42 लेते हैं। काव्यांश के आधार पर प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हमें देने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। काव्यांश के जो कवि हैं और कविता का नाम है उषा और कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। नीले जल में गौर देह की झिलमिलाने में कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो नीले आकाश में सूर्य की कांति के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया गया है। नीले आकाश में सूर्य की कांति के झिलमिलाने का। नीले जल द्वारा कवि किस दृश्य का आकलन करना चाहता है? ये जो नीले जल की चर्चा की गई है और उसमें गौर देह झिलमिलाने की बात की गई है। अब वो गौर देह जो है सूर्य की तो कांति है, लेकिन वो जो नीला जल है उसके द्वारा कवि जो है कौन से दृश्य का आकलन करना चाहता है? तो नीले जल के द्वारा कवि जो है नीले आकाश की निर्मलता, कि आकाश कितना निर्मल है, और स्वच्छता को अंकित करना चाहता है। उषा का जादू टूटने से क्या अभिप्राय है? उषा का जादू टूटने से उषा काल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? सूर्योदय हो जाता है। तो प्रातःकालीन प्रकृति के जो अद्वितीय सौंदर्य का कम होना, तो जादू टूट जाना। जादू हो रहा है और जादू टूट जाता है। किसकी वजह से टूटता है? एक बात तो ये प्रश्न ये भी बन सकता है, किसकी वजह से टूट रहा है? सूर्योदय हो गया, सूर्य जो है उदय हो चुका है और उसकी वजह से जादू टूट गया है। अब जादू टूटने का क्या मतलब है? यानी सूर्य उदय होने से पहले जो भी हमें प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो पूरी कविता में जिसकी चर्चा हुई है, वो अद्वितीय सौंदर्य, उसका कम होना। अद्वितीय सौंदर्य का कम होना। उषा का जादू क्यों टूटता है? सूर्योदय के कारण। सूरज उगेगा, उसकी रोशनी जो है बढ़ती चली जाएगी, तो वो जो जादू चल रहा था उषा काल का, सूर्योदय के समय के पहले का, वो टूट जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम उषा कविता से संबंधित 40+ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, MCQ और 1 वर्ड क्वेश्चंस। इससे पहले कवि का जीवन परिचय,
कविता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमने एमसीक्यूज़ और वन वर्ड क्वेश्चंस किए हैं। तो एक ही चैप्टर से रिलेटेड आपको इससे काफ़ी सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल रहा है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और बाय नेम आप सर्च कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट एक जगह पे मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप ये सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको इस पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप विदाउट एनी डाउट सॉल्व कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड इतना सब कुछ कंटेंट पढ़ने के बाद। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें टाइमली अपडेट लेने के लिए। हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन से लेकर क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, समरी, सब कुछ आपको इसी जगह पर मिल रहा है। और अगर आपको फिर भी किसी कंटेंट की कमी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसलिए अगर आपको इस तरीके से इतना कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करने की, जिससे कि बच्चों को हर एक चीज़ जो है यहाँ पर समझ में आ जाए, कोई डाउट ही ना रह जाए इतना कंटेंट लेने के बाद भी। वीडियो अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। चैनल